नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग जो है ना कितना देख लिए थे, देखिए। तो पार्ट नंबर हम यानी कि 1 को देख लिए थे, अब पार्ट नंबर यानी कि 2 को देख लिए थे, अब पार्ट नंबर हम 3 को भी देख लिए थे। अब क्या देखेंगे, तो यानी कि पार्ट नंबर जो है ना इसमें हम 4 को देखेंगे। पार्ट नंबर 4 यानी कि केमिस्ट्री हम देख रहे थे। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर अगर आप न्यू हैं और हमारे चैनल से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से पढ़कर कुछ अच्छा नंबर यानी कि मार्क्स लाया जा सकता है, खास करके बिहार बोर्ड की परीक्षा 2026 में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे और मोटिवेट मिल सके। और इस जो वीडियो है ना इसको लाइक भी करिएगा, जितना अगर हो सके तो इसको दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हम इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट लाएँ तो आपको पहुँचा दें। तो चलिए, अब टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए कहाँ से देख लिए थे हम लोग, तो फलक यानी कि हम अंतरापृष्ठीय कोण को देख लिए थे। इसको क्या बोलते हैं यहाँ, तो इंटरफेसियल एंगल बोलते हैं। इसको यहाँ लिखवा दिए थे कि जब किसी क्रिस्टल में दो पृष्ठ जिस बिंदु या जिस बिंदु पर अगर आकर मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम अंतरपृष्ठीय यानी कि कोण कहते हैं। क्या उसको हम इंटरफेसियल एंगल बोलते हैं। इसकी जो लंबाई है ना वह अलग अलग होती है, जो ज्यामिति पर यानी कि निर्भर करता है। ठीक, यहाँ तक देख लिए थे हम। अब कहाँ से देखेंगे हम, तो यानी कि क्रिस्टल की जो प्रकृति, नेचर ऑफ यानी कि क्रिस्टलाइन, नेचर ऑफ जो क्रिस्टलाइन क्रिस्टल जो है ना उसका प्रकृति क्या होती है, तो इसको अब यहाँ से हम देखेंगे। ठीक, तो देखिए, क्रिस्टलीय प्रक्रिया के दौरान क्रिस्टल को भिन्न भिन्न रूपों में बनने की प्रक्रिया को हम क्रिस्टल की प्रकृति कहते हैं। बोल रहा है कि क्रिस्टल की जो प्रक्रिया के दौरान क्रिस्टल को भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग रूपों में बनने की जो प्रक्रिया है तो उसे हम क्रिस्टल का यानी कि प्रकृति कहते हैं, क्रिस्टल का नेचर कहते हैं। यहाँ तो हो गया, समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, जैसे क्रिस्टल जो है ना शंक्वाकार भी हो सकता है, क्रिस्टल जो है बेलनाकार भी हो सकता है, क्रिस्टल क्या है तो वर्गाकार भी हो सकता है, और जो क्रिस्टल है वो आयताकार भी हो सकता है, क्रिस्टल जो है घनाभाकार हो सकता है, क्रिस्टल जो है ना किसी भी रूप से वह हो सकता है। तो आप लोग यानी कि समझ रहे होंगे। तो हाँ, तो देखिए, 2 मार्क्स की परीक्षा में बिहार बोर्ड में अक्सर इस सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कब पूछा जाता है, तो बोल देंगे ना कि पर ईयर, यानी कि हर एक साल इस तरह से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। क्या है, देखिए कि आकाशीय जालक या समतलीय जालक, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक ही बोलते हैं, या इसको हम त्रिविमीय यानी कि जालक, जिसको हम इंग्लिश जो होता है ना एक ही होता है इसको जो है ना आप इंग्लिश याद करिएगा। स्पेस यानी कि लैटिक क्या है, तो स्पेस यानी कि लैटिक क्या होता है, आकाशीय जालक या समतलीय जालक या क्रिस्टलीय जालक या त्रिविमीय जालक हम किसे कहते हैं। ठीक, तो इसको यहाँ आपको लिखना होगा। देखिए, बिंदुओं का वह प्रतिरूप, बोल रहा है कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप जिसे समतल में निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्थित करने से जिस ज्यामिति या आकृति का निर्माण होता है उसे क्रिस्टलीय जालक या आकाशीय जालक कहा जाता है। बोला जा रहा है ना कि बिंदु का वह प्रतिरूप जिसे समतल में निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्थित करने से जिस ज्यामिति आकृति का हमें निर्माण होता है तो उसे हम क्रिस्टल या क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक कहते हैं। ठीक, यहाँ देखिए, क्रिस्टलीय जालक किसी भी क्रिस्टल का वास्तविक रूप होता है। आपसे बोला गया है कि जो क्रिस्टलीय जालक किसी भी वास्तविक जो क्रिस्टल है ना तो उसका क्या होता है, तो यानी कि वास्तविक रूप होता है। ठीक, तो आपको फिगर जो है ना इस तरह से यानी कि ड्रॉ करना है। फिगर लग रहा है आपको ना, हाँ, तो फिगर आपको यानी कि बना लेना होगा। देखिए, जिस तरह से फिगर यानी कि बनाया गया है ना क्रिस्टल जालक का, उस तरह से आपको फिगर यानी कि बना लेना पड़ेगा। ठीक, हाँ, ये क्या है, इस बिंदु है, ये बिंदु, इस बोलेंगे ना कि जालक बिंदु है, या इसको हम जालक स्थल भी बोल सकते हैं। ठीक ना, ठीक है। चलिए, इसका है तो ये आकाशीय जालक है, जो पूरा क्या है तो इसको बोल देंगे कि आकाशीय जालक है। क्रिस्टल का जालक जो होता है ना, किसी भी क्रिस्टल का वास्तविक यानी कि रूप होता है। ऐसा क्या है, तो यानी कि जालक बिंदु है, क्या जालक स्थल है। ठीक, चलिए, तो यहाँ से अब देखिए VVI यानी कि पॉइंट्स है, इसको भी आपको लिखना यानी कि बहुत जरूरी है। जालक बिंदु आखिर हम किसको कहेंगे, वह क्या होता है। हाँ, तो लिखिए यहाँ से,
आकाशीय जालक में उपस्थित बिंदुओं को हम यानी कि जालक बिंदु कहते हैं। ये क्या है बाबू? तो ये आकाशीय जालक है। आकाशीय जालक जो है ना, इसका फिगर आप देख लीजिए बढ़िया से और इसको आप बना लीजिएगा। ठीक ठीक। तो बोल रहा है कि जो आकाशीय जालक में उपस्थित जो बिंदु है ना, तो बिंदु को हम क्या बोलते हैं? तो जालक बिंदु कहते हैं। हो गया? हाँ। जालक बिंदु अणु, परमाणु एवं आयनों को प्रदर्शित करता है। ये जो जालक जो बिंदु है ना, तो किसको दिखाएगा, किसको डिनोट करेगा? तो बोल देंगे कि अणु होगा, परमाणु होगा या एटम से आयन होता है, उसको यह क्या करता है? तो प्रदर्शित यानी कि दिखाता है। ठीक ना? हाँ। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं। इसके बाद देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, अब बोला जा रहा है कि आकाशीय जालक की विशेषता या अभिलाक्षणिक गुण। ये जो आकाशीय जालक है तो उसका विशेषता क्या है, उसका अभिलाक्षणिक जो है वो गुण क्या है? हाँ, तो यहाँ से आप लिखिए, आकाशीय जालक में प्रत्येक बिंदु को एक सीधी रेखाओं के द्वारा जोड़ा जाता है या मिलाया जाता है। बोल रहा है कि जो आकाशीय जालक में प्रत्येक बिंदु को एक सीधी रेखा यानी कि तीर के जैसा द्वारा जो है ना जोड़ा जाता है या मिलाया जाता है। ठीक। इसके बाद दूसरा नंबर यानी कि पॉइंट में आप लिखिए कि प्रत्येक जालक बिंदु क्रिस्टल में उपस्थित अणु, परमाणु या आयनों को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आयन हो गया, अणु हो गया, परमाणु को दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं? तो प्रत्येक जालक बिंदु में जो प्रत्येक जालक बिंदु जो क्रिस्टल में उपस्थित है क्या दिखाएगा? तो अणु, परमाणु एवं आयन को दिखाता है। ठीक। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर पॉइंट को देखिए, आकाशीय जालक में निश्चित रूप से व्यवस्थित बिंदुओं को हम जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। बोल रहा है ना कि जो आकाशीय जालक में निश्चित रूप से जो व्यवस्थित जो बिंदु है, तो बिंदु को क्या कहा जाता है? तो जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। ठीक। इसके बाद देखिए, अब बोल रहा है कि एकक कोशिका किसे कहते हैं? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल। एकक जो कोशिका है ना, किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो यानी कि यूनिट सेल। तो लिखिए, यहाँ से जो है ना ऑब्जेक्टिव बहुत यानी कि आपको लगेगा। इतना अगर आप पढ़ लीजिएगा ना, चैप्टर नंबर 1 से जो अगर पॉइंट है उसको हम पढ़ा रहे हैं तो सब पढ़ लीजिए अपने फेयर कॉपी में, इसको फेयर यानी कि नोट्स बनाते चलिए। इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव PYQ लगा कर देखिएगा कितना आपसे यानी कि बनेगा क्वेश्चन। देखिए, अब बोल रहा है ना कि एकक कोशिका हम किसको कहते हैं आखिर? तो देखिए डैश देख लिखिए, आकाशीय जालक का वह सूक्ष्म इकाई जिसे समतल में निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्थित करने पर संपूर्ण आकाशीय जालक का निर्माण होता है, उसे एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। बोला जा रहा है ना कि आकाशीय जालक का वह सूक्ष्म इकाई है जिसे समतल में निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्थित करने पर संपूर्ण आकाशीय जालक का निर्माण होता है, उससे एकक कोशिका यानी कि इकाई सेल हम कहते हैं। ठीक। फिर देखिए, यहां से देखिए आप, एकक कोशिका आकाशीय जालक के लिए उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से एक दीवार बनाने के लिए ईंट होता है। आप लोग देख रहे हैं कि जो दीवार को बनाने के लिए बहुत बड़ा जो दीवार जो बनता है, तो उसको बनाने के लिए उत्तरदायी तो क्या होता है? तो ईंट होता है। बहुत सारे जो ईंट जो है ना मिलकर दीवार को खड़ा करते हैं। तो उसी तरीका से जो एकक जो कोशिका है, तो एकक कोशिका को यानी कि बनाने के लिए क्या होता है? तो जो एकक जो कोशिका है ना, तो आकाशीय जालक के लिए उसी प्रकार से उत्तरदायी तो होता है कि जिस प्रकार से एक दीवार बनाने के लिए ईंट उत्तरदायी तो होता है। ठीक। देखिए, यहाँ आपको इस तरह से नहीं कि डायग्राम को बना लेना है। इस तरह से डायग्राम आप देखिए ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ऐसे ड्रॉ करना होगा, ऐसे। ठीक। यहाँ से फिर आपको यहाँ से ऐसे मिलाना होगा, यहाँ से आपको ऐसा इनकी मिलाना होगा। ठीक। इसमें ऐसे मिलाइए, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे और इसमें ऐसे। और चारों जो है ना, यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 7 1 8, जो आठों जो पॉइंट है ना, तो वहाँ बिंदु दे देना है। तो क्या बन गया? तो यूनिट सेल बन गया। ठीक। इस तरह से बना लेना है। अब चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं, इकाई सेल
या हम एकक कोष्टिका का प्रकार पढ़ते हैं। इकाई जो सेल है या एकक जो कोष्टिका है उसका प्रकार कितना होता है, टाइप्स कितना होता है। हाँ, तो देखिए डैश दे दीजिए, इसमें लिखिए जालक बिंदुओं के उपस्थिति के आधार पर एकक कोष्टिका दो भागों में बांटा गया है। बोला जा रहा है कि जालक बिंदु के उपस्थिति के आधार पर जो एकक जो कोष्टिका है उसको दो भागों में यानी कि बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है, देखिए फर्स्ट में बोल रहा है कि आधे एकक कोष्टिका, जिसको बोलते हैं कि सरल एकक कोष्टिका यानी कि सिंपल यूनिट सेल। क्या है, तो सिंपल यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट में SUC भी लिख सकते हैं, ठीक। सेकेंड में क्या है, तो केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि सेंटेड यूनिट सेल। जो इकाई जो सेल जो यूनिट सेल है उसका दो टाइप्स है, एक है आध एकक कोष्टिका या सरल एकक कोष्टिका, जिसको हम इंग्लिश में सिंपल यूनिट सेल, दूसरा में सेंटेड यूनिट सेल, जिसको हम बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका। देखिए इसके में जो है ना हम पॉइंट देकर अब लिखते हैं। क्या लिखिए, किस में लिख रहे हैं बाबू, तो हम एकक जो कोष्टिका है ना उसमें हम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ हम लोग लिख रहे थे इकाई सेल में, तो जो आध एकक कोष्टिका यानी कि सरल यूनिट सेल को हम यानी कि लिखवा दिए थे। दूसरा में क्या लिखवा दिए थे, तो यानी केंद्रित एकक कोष्टिका हम लिखवा दिए थे, ठीक। हाँ, इसके बाद लिखिए कुछ कुछ पॉइंट है, इसको आप लिखना होगा। देखिए पिंड केंद्रित एकक कोष्टिका, बोला जा रहा है कि पिंड केंद्रित एकक कोष्टिका यह अतः केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं BCC। क्या बोलते हैं, तो BCC, ठीक। इसको लिख लीजिए। फिर दूसरा नंबर पॉइंट देख लिखिए, यूनिट देखें कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। क्या है, तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका फेस सेंटेड यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FCC। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट में क्या है, तो अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको बोलते हैं इंड सेंट्रेड यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट में ECC भी बोलते हैं। तो इतना यानी कि टाइप्स होता है, ठीक। किसका होता है, तो हाँ, तो इतना टाइप्स देख लिया हम किसका, तो यानी कि आधे कोष्टिका यूनिट सेल का, ठीक। देखिए अब फर्स्ट नंबर पॉइंट में देखते हैं क्या हम डैश देके लिखेंगे हम, तो जिसको हम देखे थे ना अब उसको हम यानी कि लिखेंगे। अब आध एकक कोष्टिका यानी कि सिंपल यूनिट सेल, इसको हम अब लिखवा रहे हैं। जितना भी पॉइंट्स को लिखवाए हैं ना, तो सब पॉइंट्स को हम पारी लिखवाएंगे, जो अगर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। तो डैश देके लिखिए, इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा सिंपल यूनिट सेल, ठीक ना। हाँ, वैसे एकक कोष्टिका जिसमें जालक बिंदु केवल और केवल 8 कोना पर उपस्थित होते हैं, तो उसे हम आध या सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। बोला जा रहा है ना कि वैसा एकक कोष्टिका जिसमें जालक बिंदु केवल और केवल 8 कोना पर अगर उपस्थित होता है, तो उसे हम आध या सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। देखिए तो इसमें जो आध एकक जो कोष्टिका होती है, तो इसमें जो है ना वह कितना यानी कि होता है जालक बिंदु, तो 8 कोना पर। जैसे यहाँ एगो यहाँ हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, यहाँ पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, यानी कि 8 हो गया। तो जो 8 गो जो है जालक बिंदु केवल और केवल यानी कि कोना पर होता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, तो उससे बोल देंगे ना कि सिंपल यूनिट सेल है। फिर देखिए दूसरा में बोल रहा है ना केंद्रित एकक कोष्टिका। दूसरा में क्या बोल रहा है कि केंद्रित एकक कोष्टिका। देखिए दूसरा में आप बोल रहे हैं केंद्रित एकक कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रेड यूनिट सेल। क्या है, तो सेंट्रेड यूनिट सेल। इसमें लिखिए तो वैसा एकक कोशिका जिसमें जालक बिंदु 8 कोना के अलावा किसी भी कोना या स्थानों पर भी उपस्थित हो सकता है, तो उससे क्या बोलते हैं, तो उससे केंद्रित एकक कोशिका यानी कि बोलते हैं। बोला जा रहा है कि वैसा एकक कोशिका जिसमें जालक बिंदु 8 कोना के अलावा अन्य किसी एक कोना या स्थान पर भी उपस्थित होते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, तो उससे हम केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ठीक, जो केंद्रित एकक जो कोशिका है ना, यह 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के।
तो फर्स्ट नंबर लिखे हैं क्या है, तो यानी कि पिंड केंद्रित एका कोष्टिका। फर्स्ट नंबर हम क्या लिखवाए थे कि पिंड केंद्रित एका कोष्टिका, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं BCC। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो BCC बोलते हैं, बॉडी सेंट्रेड यानी कि हाँ यूनिट सेल। लिखिए पिंड केंद्रित यानी कि एका कोष्टिका, ठीक, डैश देके लिखिए। वैसे केंद्रित कोष्टिका जिसमें जालक बिंदु 8 कोना के अलावा एक जालक बिंदु पिंड में भी उपस्थित होते हैं, तो उसे हम पिंड एका कोष्टिका कहते हैं। क्या है, तो वैसे केंद्रित एका कोष्टिका जिसमें जालक बिंदु 8 कोना के अलावा एक जालक बिंदु जो है पिंड में उपस्थित होता है, तो उसे हम यानी कि पिंड एका कोष्टिका कहते हैं। ठीक, हाँ, तो नोट पॉइंट देके लिखिए, नोट्स पॉइंट देके लिखिए, नोट पॉइंट। ठीक, क्या है, पिंड केंद्रित एका कोष्टिका, पिंड का जालक बिंदु किसी भी अन्य सतहों के संपर्क में नहीं होता है। बोला जा रहा है ना कि पिंड केंद्रित जो एकक कोष्टिका के पिंड का जो जालक होता है ना, तो किसी भी बिंदु किसी भी अन्य सतहों के संपर्क में वह नहीं होता है। इसको फिगर 1 के अनुसार देखिए, आपसे बोला गया था कि 8 गो तो यहाँ रहेगा भी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक गो जो है जालक बिंदु कहाँ होता है, तो 8 कोना के अलावा एक जो है ना जालक बिंदु इसके यानी कि पिंड में होता है। पिंड का मतलब है कि इसके स्थान बीच में होता है। अब पिंड जो केंद्रित एकक कोष्टिका जो है ना, तो पिंड का जो जालक है वह किसी भी अन्य सतहों के वह संपर्क में नहीं होता है। इसको आप नोट्स पॉइंट में लिख लीजिएगा। ठीक, इस तरह से फिगर ड्रॉ कर लीजिए। अब दूसरा नंबर क्या है था, तो यानी कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको हम बोले थे कि फेस सेंट्रेड यूनिट सेल, FCC इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में, FCC बोलते हैं कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक, तो FCC। हाँ, तो यहाँ लिखिए, वैसे केंद्रित एकक कोष्टिका, बोला जा रहा है कि वैसे केंद्रित एकक कोष्टिका क्या है, तो वैसे केंद्रित एकक कोष्टिका जिसमें जालक बिंदु 8 कोना के अलावा 6 फलकों पर भी होता है, तो उसे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। देखिए, बोला जा रहा है कि वैसे केंद्रित एकक कोष्टिका जिसमें जालक बिंदु 8 कोना के अलावा यानी कि 6 फलकों पर भी होता है, तो उसे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। इसमें नोट्स पॉइंट देके लिखिए। देखिए, कि फलक पर उपस्थित जालक बिंदु 2 अन्य सतहों के संपर्क में होता है। आपसे बोला जा रहा है ना कि जो फलक पर जो उपस्थित जो जालक बिंदु जो है ना, तो 2 अन्य सतहों के संपर्क में क्या होता है, तो होता है। ठीक, तो फिगर इसको बना लीजिए आप। देखिए, आपको इस तरह से बनाना है, इस तरह से ऐसे कर दीजिए और ऐसे इसको कर दीजिए, इसको ऐसे 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 इसको ऐसे कर दीजिए। अब हाँ, अब कहाँ देना है, तो एगो यहाँ आपको देना है, जालक बिंदु बनाना है, एगो दो, तो 8 तो कहाँ था, तो 8 यानी कि इसके सतह पर था। 8 जो कोना पर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 कोना पर था, एगो पिंड में था ना जालक बिंदु। हाँ, तो ये बोला गया है। अच्छा, फलकों पर भी रहेगा, तो अब 1 2 3 4 5 6। अरे आप लोग जान रहे हैं कि जो 8 जो कोना है, तो वहाँ तो जालक बिंदु था एक, यानी कि एक पिंड में था। अब जो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका पढ़ना है, तो 6 फलकों पर भी आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो बोले कि हाँ। अब इसके बाद देखिए, अत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ECC, इंड सेंट्रेड यूनिट सेल। ठीक, जिसको आपको लिखिए, लिखना वैसे केंद्रित एकक कोष्टिका जिसमें जालक बिंदु आमने सामने के किन्हीं 2 फलकों पर भी यानी कि उपस्थित होती है, तो उसे हम अत्य केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। अब इसमें तो 8 जो सतह है तो उस पर भी रहेगा, 6 फलक है तो उस पर भी रहेगा, एक जो पिंड है तो वहाँ भी रहेगा, और जो अगल बगल जो साइड है ना आमने सामने, तो वहाँ एकक यानी कि रहता है। जब एकक जालक बिंदु अगर आमने सामने होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम ECC क्या बोलेंगे, तो
इंड सेंटेड यूनिट सेल बोलते हैं, अतिकेंद्रित एका कोशिका बोलते हैं। इसको आप लिख लिए होंगे क्या है, तो वैसे केंद्रित एका कोशिका जिसमें जालक बिंदु आमने सामने के किन्हीं दो फलकों पर भी होती है तो उसे हम अतिकेंद्रित एका कोशिका कहते हैं। फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक। अब यहाँ देखिए पैरामीटर्स, डायमेंशन ऑफ यूनिट, इंग्लिश में क्या होता है तो पैरामीटर्स या डायमेंशन ऑफ यूनिट, ठीक। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं तो इकाई सेल का परिचाल या पैरामीटर या बीमाएं का निर्धारण करना। तो इसमें डैश देके आप लिखिए, एकक कोशिका के मापने के लिए जिन भौतिकी राशि या जिन भौतिकी राशि में मापते हैं तो उसे इकाई सेल या परिचाल या पैरामीटर या बीमाएं हम कहते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि इकाई सेल का परिचाल किसे कहते हैं, पैरामीटर क्या होता है, बीमाएं का निर्धारण, ठीक। तो एकक कोशिका के मापने के लिए जिन भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है या जिन भौतिक राशि में मापते हैं तो उसे इकाई सेल के परिचाल या पैरामीटर बीमाएं कहते हैं, ठीक। देखिए इसे दो वर्गों में यानी कि रखा गया है, इसे दो वर्गों में रखा गया है, ठीक। हाँ, फर्स्ट नंबर देखिए, भुजा या किनारा या कोर की लंबाई। फर्स्ट में क्या है तो भुजा, किनारा या कोर की लंबाई। सेकंड में क्या है तो भुजाओं के बीच बने कोण की माप, भुजाओं के बीच बने कोण की माप, ठीक। तो फर्स्ट नंबर आप डैश देके लिखिए, फर्स्ट नंबर आपको डैश देके क्या लिखना है तो भुजा जो है ना, भुजा की लंबाई, ठीक। तो भुजा की लंबाई डैश देके लिखना है। तो इकाई सेल के अक्षों के अनुदिश माप को भुजा की लंबाई या कोर की लंबाई कहते हैं। बोला जा रहा है ना कि इकाई सेल के जो अक्षों के अनुदिश माप को भुजा की लंबाई या कोर की लंबाई कहते हैं। इसे ए, बी और सी से सूचित किया जाता है, जिसकी संख्या कितना होती है तो 3। आपसे अगर बोल देगा कि जो भुजा है तो उसका यानी कि लंबाई की संख्या कितनी होती है तो बोल देंगे कि 3 बोलना होगा, ठीक। इसको लिख लीजिए। तो इसे हम ए, बी और यानी कि सी से सूचित किया जाता है, जिसकी संख्या कितना होती है 3, ठीक। इसके बाद देखिए आप यहाँ चलिए यहाँ से लोक रहा होगा आपको, बोल रहा है कि हाँ भुजा के बीच बने कोण की माप, इसको भी डैश देके लिखिए, भुजा के बीच बने कोण की माप। अगर भुजा के बीच बने कोण की माप निकालना है तो क्या होता है देखिए, इकाई सेल के भुजाओं के बीच बने कोण की माप को भुजा की कोण की माप कहते हैं। बोला जा रहा है कि इकाई सेल के भुजाओं के बीच बने कोण की जो माप है ना उसको हम क्या बोलते हैं तो भुजा की माप कहते हैं, ठीक। जिसे अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा सूचित यानी कि किया जाता है, जिसकी संख्या यानी कि 3 होती है, ठीक। जिसकी संख्या 3 होती है। देखिए फिगर हम आपके सामने ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। ऐसा हो गया, ऐसा पार दिए। चलिए ऐसा आपको पारना है, आपको इस तरह से यानी कि पारना है, इस तरह से यानी कि आपको लाना है, ठीक। अब इसमें जो है ना आपसे बोला जा रहा है कि आपको इस तरह से बनाना है, इस तरह से बना लीजिएगा, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बन गया ना, बोलेंगे कि हाँ सर। जिस तरह से अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उस तरह से आपको जो है ना वह ड्रॉ यानी कि लाइन को करना पड़ेगा, ठीक। चलिए यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से ई है, ई लाइन है, ठीक। यहाँ से हो गया है, इसको आप समझ जाइएगा, ठीक। इसमें बोला जा रहा है ना कि ये जो एक्सिस जो लाइन जो है ना यह कहाँ जा रहा है, हाँ ये जो है ना एक्स एक्सिस की तरह जा रहा है। ये जो लाइन कहाँ जा रहा है तो बोलेंगे कि जो है ना एक्स एक्सिस की लाइन जा रहा है। ये क्या है तो ये एक्स मानते हैं, ठीक। ये जो पॉइंट जो भाई क्या इसको है तो इसको मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से जो है ना ऊपर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो जो ऊपर जो लाइन जा रहा है ना इसको हम बोलते हैं वाई। ये क्या है तो यहाँ जो लाइन जा रहा है ना तो इसको हम बोल देंगे कि वाई एक्स जा रहा है। ये जो एन लाइन आता है तो इसको हम क्या बोल देंगे, देखिए तो हो गया, इसको हम यहाँ से मिला दिए थे,
ऐसे, ठीक। यहाँ से इसको हम जो है ना वह मिला देते हैं, इसको इस यहाँ से मिला देना है। ये क्या है तो बोल देंगे कि सर ये जेड है, ये जो लाइन है ना वह जेड है, ठीक। अब इसके जो बीच जो कोण जो होता है कितना होता है, देखिए इसके बीच जो कोण है ना वह 0 यानी कि होता है, ठीक। हाँ, अब ये जो इसको जो है ना किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, तो इसको जो है ना हम एस के रूप में दिखा सकते हैं। ए है, इसको ए बी और सी के द्वारा हम सूचित करते हैं, ठीक। ये जो ऊपरी वाला जो है ना इसको वाई, इसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, देखिए आपको, इसको हम यानी कि बी यानी कि डिनोट कर सकते हैं, ठीक। अब ये जो यानी कि जो लाइन होती है ना तो उसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, यानी किसी तो बीटा से। अब ये जो लाइन जो है ना इसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, तो बोलेंगे कि अल्फा से। अब इस तरह से जो इसको लाइन है ना तो इसको हम क्या बोल देंगे, तो इसको जो है इसको गामा बोल देंगे, गामा है। अभी जो इसको है तो इसको हम यानी कि सी से डिनोट कर सकते हैं, सी से। हाँ, तो देखिए आपसे बोला कि हम बोले थे कि जो भुजा की जो लंबाई जो होती है ना तो इकाई शैली में जो अक्षों के अनुदिश होती है, तो अक्षों के अनुदिश होती है तो इसे हम भुजा की लंबाई कहते हैं, इसे हम ए बी सी के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक। देखिए तो क्या है, तो ये अक्षों के अनुदिश है, तो ये अक्ष है तो यहाँ से आ गया तो ए, ये जो एक्स में आ गया तो ए हो गया। अगर अक्षों के अनुदिश हम वाई में गए तो बी हो गया, अक्षों के अनुदिश हम अगर जेड में आए तो सी हो गया। ये सब क्या है जिससे हम ए बी और सी से सुनिश्चित करते हैं। इस तरह से हम देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है, देखिए है ना। तो हाँ, अगर अक्षों के अनुदिश चलेंगे तो यहाँ एक्स में जाएंगे तो ए आ गया, अगर वाई में जाएंगे तो बी आएगा, अगर जेड में आएंगे तो सी आता है। और अगर आपसे बोला जा रहा है कि भुजाओं के बीच बने कोण की माप कहाँ से आती है, तो इकाई सेल के भुजाओं के बीच बने कोण की माप को हम भुजा की माप कहते हैं, इसे हम अल्फा बीटा और गामा से सूचित करते हैं। तो जो इसमें देखना है आपको, इसमें क्या है तो इसमें अल्फा है, इसमें बीटा है और इसमें नहीं गामा है। और यहाँ से यहाँ तक इसको आप फिगर में देखिएगा तो कितना 0 है, ठीक। इसको आपको उतार लेना होगा, ठीक। अब चलिए यहाँ टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते। हाँ देखिए अब यहाँ अब बोला जा रहा है कि किनारा या कोर या भुजा की लंबाई। अब आपसे बोला जा रहा है ना किनारा हो गया या कोर हो गया या भुजा की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो देखिए निकालने के लिए चलिए देखिए क्या है, किनारा या कोर या भुजा की लंबाई देखेंगे हम। तो उसको निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, तो कुछ नहीं करना होगा। देखिए ये जो लोग रहा है ना 0 क्या है तो ओ है, तो ओ एक्स हम निकालेंगे तो ओ एक्स से मापेंगे तो ए निकलेगा, ठीक। ओ वाई, तो ओ वाई से दूरी मापेंगे तो बी हो जाएगा, ओ जेड से मापेंगे तो यानी कि सी हो जाएगा। देखिए किस तरह से हम डिस्टेंस को मापा जाता है उसको आपको हम यानी कि दिखा देते हैं। देखिए लोग रहा है ना, हाँ, तो यहाँ से ओ एक्स, ये जो ओ है, हाँ, और यहाँ से एक्स है, ओ ये जो ओ लाइन लोग रहा है यहाँ से एक्स है, तो हाँ ओ अब एक्स मापेंगे तो क्या मिलेगा, तो ए मिल जाएगा। और ओ और वाई, ये जो ओ लोग रहा है ना और वाई, तो हाँ ओ और वाई मापेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो हमको बी मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो ओ और जेड, और ओ और जेड है, देखिए ओ हो गया और यानी कि जेड मापेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो सी मिल जाएगा ना। तो हाँ इसी तरह से यहाँ दिखाया गया था आपको, देख लीजिए ओ जेड हो गया। ओ देखिए यहाँ क्या ओ और यानी कि एक्स, ओ और एक्स से जाएंगे तो ए मिल जाएगा, ओ और यानी कि हम वाई से जाएंगे तो बी मिल जाएगा, ओ और यानी कि जेड से जाएंगे तो हमको सी मिल जाएगा। लोग कर रहा होगा तो हाँ सर हो गया ना। हाँ तो इसी तरह से देखिए ओ एक्स है तो हम ए मिल गया, ओ अब बी गए ओ वाई गए तो बी मिल गया, ओ जेड गए तो सी मिल गया, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। हाँ अब कोण की अगर माप निकालने के लिए क्या करना होगा, तो एक्स ओ वाई, अब देखिए यहाँ फिगर में दिखाए थे ना, दिखा देते हैं फिगर में आपको हम। देखिए यहाँ हो गया ये जो ओ है तो कहाँ जाना पड़ेगा हमको, तो एक्स ओ वाई, देखिए ये एक्स हो गया, हाँ ये ओ हो गया और वाई, तो जब एक्स ओ वाई जाएंगे ना तो हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो हमको अल्फा मिल जाएगा। देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ ओ है और यहाँ वाई, तो वहाँ जाता है तो क्या मिल जाएगा, तो हमको यानी कि अल्फा यानी कि मिल जाता है, ठीक। अब वाई ओ जेड जाएंगे तो बीटा मिलेगा। देखिए अब वाई है, हाँ ओ है और यानी कि जेड क्या देखे थे, तो वाई है ओ है और यानी कि जेड जाएंगे तो हमको क्या मिल गया, तो हमको यानी कि बीटा मिल गया ना। हाँ अब यहाँ से जेड एक्स ओ जेड जाएंगे, अब एक्स देखिए एक्स लाइन हो गया
और ओ लाइन हो गया और जेड, तो 100 जेड जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें जो है ना गामा यहाँ पर मिल जाएगा। उसी को यहाँ से लिखाया गया है कि जो 100 वाई जाएंगे तो अल्फा मिलेगा, और वाई ओ जेड जो जाएंगे तो बीटा मिलेगा, और 100 हम जेड जाएंगे तो गामा मिल जाएगा। इसको भी संख्या कितना होती है तो बोल देंगे कि सर इसको संख्या जो है ना 3 होती है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ से अपन लिखना अब स्टार्ट करिए। देखिए तो सीधे आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्रिस्टल तंत्र या रवा तंत्र क्या है, क्रिस्टलाइन सिस्टम, क्रिस्टल तंत्र या रवा तंत्र क्या है, इसको लिखिए। हाँ, तो इकाई सेल के परिचाल के आधार पर क्रिस्टलों के व्यवस्थित करने के विधि से उत्पन्न क्रिस्टलों के यानी कि समूह को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से अब नेक्स्ट क्लास में हम यानी कि शुरू करेंगे। ठीक, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पे यदि आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और इस तरह से मोटिवेट मिल सके। आपके लिए एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए हम दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। तो प्लीज़ आप चाहते हैं कि हम हमारे तरह से कंटेंट को पढ़ने के लिए, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।